वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और उसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, यानी जो नर्स्ट इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में करी थी उसी की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा कि इफ द सर्किट इज डैनियल सेल इज क्लोज, यानी जो डैनियल सेल है उसका सर्किट क्लोज है, तो हम वहाँ पे नोट करेंगे कि जो रिएक्शन है धीरे धीरे हमारी रिएक्शन वहाँ पे हो रही है जैसे जैसे टाइम पास होता है। यानी यहाँ पे हम क्या नोट करते हैं कि दैट द रिएक्शन टेक प्लेस एंड एज टाइम पास, जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे हमारी रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो जैसे हमने उसमें देखा था, जो हमारा सेल था उसमें दो इलेक्ट्रोड हमने यूज करे थे। एक जिंक का था जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसका मतलब क्या रहेगा कि इस साइड जो सॉल्यूशन है उसमें जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, तो जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ऑक्सीडेशन होता है उसका, जिंक प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, यानी आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, उस सॉल्यूशन में जाता चला जाता है, सॉल्यूशन में इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी इस तरफ क्या हो रहा है, जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और दूसरा जो हमने कंटेनर लिया था उसमें हमने क्या लिया था, कॉपर का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेंगे, तो और इसमें कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो ये कॉपर प्लस 2 क्या करता है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आए थे उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाता है और ये कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे था उसी पे डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये जब वाली रिएक्शन हमारी हुई है तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होगा तो कंसंट्रेशन रहेगी जिंक प्लस 2 की, वो इंक्रीज होती जाती है और जो कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। और इसी टाइम पे एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और इसी तरह से जैसे जैसे हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है तो वोल्टेज भी क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद में जो हम नोट करेंगे कि जो हमारे चेंज है वो नहीं होना होता वहाँ पे, मीन्स उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाता है कुछ टाइम के बाद। जो कॉपर प्लस 2 और जिंक प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन थी, जहाँ पे वो चेंज हो रही थी, कॉपर की डिक्रीज होती जा रही थी और जिंक की इंक्रीज होती जा रही थी। लेकिन सम टाइम, यानी हम वहाँ पे देखेंगे कुछ टाइम के बाद में कि जो हमारी रिएक्शन हो रही थी, चेंजेस हो रहे थे कंसंट्रेशन के, वो होना बंद हो जाता है। और उसी टाइम जो हमारे वोल्ट मीटर में वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यानी हमारी जो रिएक्शन है उसने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया है। तो अब उसमें कोई भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, वहाँ पे रिएक्शन अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसके लिए हम जो कांस्टेंट यूज करते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन है, ए हमने रिएक्टेंट लिया और वो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो दो तरह की हमारी रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस कब रहेगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, जब डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, इसका मतलब हमारी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मीन्स वो अपने आप ही हो रही है, हमें उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई करने की या एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करने की नीड नहीं है। एक क्या होता है कि हमारा डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि हमारी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मीन्स वो अपने आप नहीं हो रही, उसको हमें करवाने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी, जिसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, जीरो से बड़ी रहेगी।
एक हमारी कंडीशन आती है जब डेल्टा जी क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, यानी जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब क्या रहेगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, उसने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना जिंक +2 की कंसंट्रेशन चेंज होगी, ना कॉपर +2 की कंसंट्रेशन चेंज होगी, यानी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, उसमें इक्वल हो गई है। और जब इक्वल कोई चीज़ हो जाती है तो उसमें क्या रहेगा, किसी भी साइड वो उसका फ्लो नहीं होगा। जैसे अगर हमने दो कंटेनर हम लेंगे यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें जैसे यहाँ पे हमने कोई भी ऐसे पास बना लिया कि इसका वाटर इसमें जा रहा है, तो ये कब तक जाएगा, जैसे इसमें ज़्यादा पानी है और इसमें कम पानी है, यानी इनका जो लेवल है वाटर का वो दोनों डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसका जो वाटर रहेगा ना वो इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसमें चला जाएगा, लेकिन ये तब तक जाएगा जब तक यहाँ तक इन दोनों का पानी जो है, इन दोनों के पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। बराबर होने के बाद ना तो इस वाला पानी इसमें आएगा, ना इस वाला पानी इसमें आएगा, यानी इनमें दोनों में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया है। तो इक्विलिब्रियम यही होता है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, जो हमारे सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो स्टॉप हो जाती है। तो अब हम अगर हमारा जो इस सिचुएशन में यानी डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है, तो उस सिचुएशन में हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे राइट करेंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो है तो वहाँ पे सेल पोटेंशियल भी क्या निकल कर के आता है, जीरो ही होता है। तो सेल पोटेंशियल यहाँ पे जीरो रहेगा, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी क्या होती है, ई सेल इक्वल रहेगा ई सेल नोट -2.303 RT/2F। 2F या फिर हम NF भी लिख सकते हैं। 2F इसलिए लिखा है क्योंकि N क्या होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, गेन करता है, तो वो N की वैल्यू होती है। तो जिंक +2 यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो हमने यहाँ पे N इक्वल क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। और ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इस तरह से हम राइट करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। तो ई सेल हमारा क्या है यहाँ पे जीरो, तो जीरो यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे फिर, जो ई सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसको इस तरफ ले आएंगे इक्वल के साइड, और जो बाकी का बचेगा वो हमारा ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। यानी ई सेल जो है हमारा भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 RT/2F log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ सॉलिड की कंसंट्रेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता, जो आयंस होते हैं ना उसी की कंसंट्रेशन को कंसिडर करा जाता है। अब क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, ये वाला, जिसमें जिसकी वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट होता है। जब हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है ना वो इक्वल हो जाता है Kc के। Kc हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम पे अगर कोई रिएक्शन है तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इक्वल हो जाता है रिएक्शन क्वोशिएंट के, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इक्वल रहेगा किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह हम जब इक्विलिब्रियम में हमारी रिएक्शन है तो Kc हम राइट कर देंगे, तो उस टाइम पे हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो हमारी नर्स्ट इक्वेशन है उसको किस तरह से राइट करेंगे। तो यहाँ पे ई सेल आ जाएगा इक्वल, ये वाली वैल्यू हमने उस पहले वाले वीडियो में भी कैलकुलेट करी थी, जो जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन है ये वाली। तो इसमें जितने भी ये कांस्टेंट वैल्यू है ना उसकी वैल्यू रखकर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली हमारी वैल्यू निकल करके आती है। एन की वैल्यू वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। जितनी कांस्टेंट उनकी वैल्यू रख के जब हमने कैलकुलेट करी थी तब ये वैल्यू आई थी। तो इसको शॉर्टकट में या इसको शॉर्ट करने के लिए हम उसको कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। अब जो हमारा जो रिएक्शन क्वोशिएंट था उसकी जगह हमने क्या राइट कर दिया है, Kc। Kc हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे 1.1 वोल्ट, ये रख दी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे हमारी इक्वेशन को इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस साइड ले आएंगे, बाकी की सारी वैल्यू हमारी इक्वल के दूसरी साइड चली जाती है। तो ये इस तरह से हमारी आ जाएगी। ई सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट हो गया, और एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे। और ऊपर वाली जो 0.0591 वोल्ट जो हमारी सारी कैलकुलेशन करके आई थी, तो वो वैल्यू आ जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 337.288, ये हमारी वैल्यू निकल करके आती है। तो ये किसकी वैल्यू है, केसी की वैल्यू है। यानी ये वाली जो इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हमारी ये रिएक्शन रहेगी, इसको ध्यान रखना है। तो इन जनरल हम रिएक्शन कैसे राइट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पर। जब हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो जो सेल पोटेंशियल रहेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल हो जाता है 2.303 अपॉन RT। यहाँ पे मैं राइट करके आपको दिखा देती हूँ, क्या किसके इक्वल है, 2.303 RT अपोन में NF। एन की वैल्यू हमारी रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और यहाँ पे हो जाएगा log Kc। तो हमारी इन जनरल रिएक्शन इस तरह से रहेगी, जब जो इक्वेशन है या फिर जो रिएक्शन है सेल की, वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे रिलेशन निकल कर के आता है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में। तो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों के बीच का ये रिलेशन है। तो ये कई बार एक नंबर में सीधी रिलेशन भी पूछ लेते हैं, और कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, तो इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा, छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और जो गिब्स एनर्जी है किसी भी रिएक्शन की, तो उसके बीच में क्या यहाँ पे रिलेशन निकल कर के आता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास्ट। यानी जो कितना इलेक्ट्रिक वर्क हुआ है, टोटल इलेक्ट्रिक वर्क हमें निकालना है इन 1 सेकेंड, तो वो किसके इक्वल रहेगा, उस सेल के सेल पोटेंशियल को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल चार्ज पास्ट, यानी उससे कितने चार्ज पास हुए हैं टोटल, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है टोटल इलेक्ट्रिक वर्क आ जाता है। यानी जो सेल है उसने कितना वर्क किया है 1 सेकेंड में, तो वो क्या रहेगा, उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दे उसमें कितने चार्ज पास हुए हैं उससे, तो हमें क्या मिलता है, उसका टोटल वर्क डन मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। एक अगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम मैक्सिमम वर्क करवाना चाहते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली। अगर मैक्सिमम हमें वर्क करवाना तो चार्ज हमें रिवर्सिबल पास करवाना पड़ेगा। जब रिवर्सिबल वर्क होता है गैल्वेनिक सेल में, तो वो इक्वल होगा किसके, डिक्रीजिंग इन इट्स गिब्स एनर्जी। यानी इसके गिब्स एनर्जी के डिक्रीजिंग एनर्जी के इक्वल रहेगा जब रिवर्सिबल वर्क होगा। यानी जो भी सेल है हमारा वो रिवर्सिबल वर्क करेगा, तो उसकी जो गिब्स एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या माना कि ईएमएफ किसी भी सेल का, तो उसको हम ई से डोनेट करेंगे, और जो एनएफ क्या रहेगा, टोटल चार्ज पास्ट, यानी कितना जो उसमें जो टोटल चार्ज पास हुआ है उसको हमने एनएफ से माना है यहाँ पे। और जो डेल्टा जी रहेगा किसी भी आर आर से, यहाँ पे आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा जी क्या रहेगा यहाँ पे, किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करनी है।
तो गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा आर जी जो है वो इक्वल रहेगी किसके, डिक्रीजिंग, यानी टोटल वर्क जो है हमने देखा था कि रिवर्सिबल होता है किसके, जो डिक्रीजिंग गिब्स एनर्जी होती है उसके। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी निकल कर आएगी किसी भी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी, तो वो इक्वल हो जाती है -NF ई सेल, यहाँ पे ई सेल हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो इक्वल हो जाती है -NF ई सेल, सेल पोटेंशियल। तो ये रिलेशन है सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसकी गिब्स एनर्जी किसी भी रिएक्शन की, तो उसके बीच में रिलेशन निकल कर के आता है। माइनस चार्ज ये बताएगा कि जब वर्क हमारा रिवर्सिबल हो रहा है, यानी चार्ज हमने उल्टा पास करवा दिया, जैसे जिंक से कॉपर की तरफ चार्ज अगर जा रहा था तो हम उसको क्या करेंगे, कॉपर से जिंक की तरफ भी पास करवाएंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन है, चेंज होती रहेगी। तो ये यहाँ पे दे रखा है। और डेल्टा जी जो है गिब्स एनर्जी किसी भी रिएक्शन के, तो वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, -NF ई सेल। एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर वो कितना गेन करेगा रिडक्शन के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट है, ई सेल उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये रिलेशन है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ये रिएक्शन रहेगी, सीधी भी पूछ ली जाती है कि यहाँ जो करेक्ट रिलेशन कौन सा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो सेल पोटेंशियल होता है हमारा, वो इंसेंटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी इसमें जो इंसेंटिव प्रॉपर्टी है इसके मास पे या फिर इसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो उसकी अमाउंट पे, उसकी क्वांटिटी पे, उसके मास पे डिपेंड करती है। जो भी हम सॉल्यूशन वगैरह, जो इलेक्ट्रोड वगैरह यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती जाती है, यानी हम उसको ऐड भी कर सकते हैं उसमें और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और ई सेल हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए डेल्टा जी की फॉर्म में इसको राइट किया जाता है, वर्क डन को इसकी हेल्प से निकाला जाता है। अब तो हमारी वैल्यू जो है वो टोटल डिपेंड करेगी किस पे, एन पे डिपेंड करेगी। तो एन कम ज़्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी गिब्स एनर्जी की। अब यहाँ पे हमने कोई रिएक्शन ली है, जैसे जिंक +2, जो जिंक है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में जाकर के कन्वर्ट हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और उसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि किसी भी सेल में टेक प्लेस हो रही है। कोई भी रिएक्शन है किसी भी सेल में हो रही है, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो, तो रेडॉक्स रिएक्शन उस सेल में हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो उसके लिए अगर हमें गिब्स एनर्जी निकालेंगे तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू यहाँ पे देखो +2 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट उसने करे हैं, तो वही एन की वैल्यू हो जाती है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम n की वैल्यू 2 रखेंगे। f हमारा फेराडे कांस्टेंट है और ई सेल का पोटेंशियल है जो आपको गिवन होगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये रिलेशन आ जाता है इस तरह से। ये गिब्स एनर्जी और जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच का रिलेशन है। बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, अगर हमने रिएक्शन को इस तरह से राइट कर दिया, यानी उसके जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चेंज हो गया, ऊपर 1 था यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके लिए अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने जो डोनेट किए हैं, जैसे जिंक ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसको हम सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है, तो यानी n की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि जो एक जिंक था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो 2 जिंक क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो इस तरह से जो n की वैल्यू हमारी निकल करके आती है इस रिएक्शन के लिए, तो वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें गिब्स एनर्जी राइट करनी हो तो वो कैसे हम लिखेंगे, तो डेल्टा जी इक्वल हो जाएगा -4f ई सेल, इस तरह से आ जाएगा, यानी n की वैल्यू है यहाँ पे हम 4 रख देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम उनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान ले, यानी 1 मान ले, जो भी हमने सॉल्यूशन लिया उसमें कंसंट्रेशन 1 ले ले अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान ले,
तो जो हमारा ई सेल होता है ना वो इक्वल हो जाता है किसके, स्टैंडर्ड ई सेल के, यानी जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा किसके, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के। तो हम ई सेल की जगह क्या रख देंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इस इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा जो डेल्टा जी है वो भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 ली है हमने। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -NF, और जो हमारा सेल पोटेंशियल है यहाँ पे तो वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे, बस ये चेंज होगा। तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, जब अगर हमने कंसंट्रेशन को 1 माना है तो जो हमारा सेल पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए। तो हम जो सेल पोटेंशियल है उसकी जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो वैल्यू आई है ना उसको पुट कर देंगे इसकी जगह। तो हमारे पास जो गिब्स एनर्जी आती है वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकल करके आती है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन आई है, जो डेल्टा जी की वैल्यू आई तो वो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आई है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो ये वाली जो इक्वेशन है इम्पोर्टेंट रहेगी, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। ये रिलेशन भी पूछ लिया जाता है और इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा 1 नंबर में, तो इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। पीछे हमने क्या निकाला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाला था। यहाँ पे हमारा रिलेशन रहेगा गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये वाला रहेगा डेल्टा जी जो है वो इक्वल रहेगी किसके, -RT ln K के। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ln नेचुरल लोगरिथम रहेगा और के यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर हम रिलेशन राइट करें डेल्टा जी में और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे निकल करके आता है। तो ये तो सीधा ही पूछा हुआ है बहुत बार पेपर में कि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के बीच में कौन सा रिलेशन करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ मिलेंगी और जो करेक्ट रहेगा तो ये वाला रिलेशन हमारा करेक्ट रहेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, आसान है, बस आपको पहचानना होता है। तो एक बार अगर आप अच्छे से कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।